नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में उत्तराखंड बीजेपी के दो बड़े नेता आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर कि फर्जी टेस्टिंग का मामला उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले का है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें जवाब दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, इस मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी वर्तमान जज से कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 महीने पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया था और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को बैठाया गया था। तब से इन दोनों नेताओं के बीच तल्खियां बरकरार हैं। जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी वैसा ही होता दिख रहा है। एलजेपी में हुए टूट के वक्त से ही यह माना जा रहा है कि बागी गुट के नेता पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है और अब इस बारे में खुद पारस ने ही संकेत दिए हैं। एलजेपी के सांसद पशुपति पारस ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है कि जिस दिन वे मंत्री बन जाएंगे, संसदीय दल के नेता के पद से इस्तीफा देकर अपने किसी दूसरे साथी को नेता बनाएंगे। इससे उन अटकलों को बल मिला है जिनके अनुसार पारस की बीजेपी आलाकमान से डील होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह इस महीने के अंत में केंद्रीय कैबिनेट के संभावित विस्तार का हिस्सा हो सकते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। शुक्रवार रात को उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली। 91 साल के मिल्खा सिंह पिछले महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। निर्मल कौर को भी कोरोना हुआ था। मिल्खा सिंह की 3 बेटियां और एक बेटा है। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मिल्खा सिंह के दुनिया से चले जाने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम आला शख्सियतों ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित पारस अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई है। इस अस्पताल में बीती 27 अप्रैल को ऑक्सीजन को रोकने की मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन को 5 मिनट के लिए रोका गया था। इस घटना के सामने आने के बाद इस हरकत को मौत की मॉक ड्रिल कहा गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी कायम की थी। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि उस दिन 16 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से किसी की भी मौत उस मॉक ड्रिल की वजह से नहीं हुई। कमेटी ने कहा है कि इन सभी लोगों की हालत गंभीर थी और इनमें से 14 लोग कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे, जबकि बाकी 2 मरीजों को छाती में संक्रमण की दिक्कत थी। बता दें, अस्पताल की ऑक्सीजन रोकने की मॉक ड्रिल के वायरल वीडियो मामले में 22 मरीजों की मौत के आरोप लगे थे। कोरोना संक्रमण की जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर अब एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ही कह दिया है, ये तो आएगी ही, यानी तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 6 से 8 हफ्ते में ये आ सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने एनडीटीवी से कहा कि जैसा कि हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, फिर से कोरोना प्रोटोकॉल की पालन में कमी है। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उससे हमने सीखा नहीं है। फिर से भीड़ बढ़ रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मामलों की संख्या बढ़ने में कुछ समय लगेगा। तीसरी लहर अपरिहार्य है और ये अगले 6 से 8 सप्ताह के भीतर देश में प्रवेश कर सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़े जाने के अलावा 2 और प्रमुख कारणों को बताया। वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट और अपर्याप्त टीकाकरण। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग एक बार फिर से भीड़ लगाने लगे हैं, कोविड नियमों का उल्लंघन करने लगे हैं। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसे तो तीसरी लहर तेजी से आएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है कि वो कोरोना को लेकर निश्चिंत न हो जाएं। साथ ही संबंधित प्रशासन को कहा है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि की निगरानी करें। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक पोल में कहा गया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस साल अक्टूबर में आ सकती है। हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया है कि लेकिन तीसरी लहर पहले की तुलना में अच्छे से नियंत्रित कर ली जाएगी। 40 विशेषज्ञों के 3 से 17 जून के बीच किए गए सर्वे में कहा गया कि टीकाकरण के कारण ताज़ा लहर में थोड़ी सुरक्षा रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर कलकत्ता हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका किसी और जज की बेंच को सौंपी जाए। ममता बनर्जी के वकील ने इस चिट्ठी में कहा है कि उनके मुवक्किल को आशंका है कि जज प्रतिवादी के प्रति झुकाव रख सकते हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि अप्रैल महीने में ही मुख्यमंत्री ने जस्टिस कौशिक चंद को कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त करने का विरोध किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।
कलकत्ता हाईकोर्ट को लिखी चिट्ठी में कहा है कि माननीय जज बीजेपी के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। एक ऐसी स्थिति या अवधारणा बन सकती है जिसमें लगे कि जज अपने ही कारणों से जज बन गए हैं। अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को केंद्र जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक कर सकता है। इसको जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल बताया जा रहा है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। बता दें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा लिया गया था, जिसके बाद से ही राज्य में स्थिति बदल चुकी है। क्षेत्रीय दलों ने साफ कह दिया है कि वो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस चाहते हैं। हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया है कि लेकिन वो बातचीत करने से इनकार नहीं कर रहे हैं। ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव में कट्टरपंथी शिया मौलवी और सुप्रीम कोर्ट प्रमुख इब्राहिम राइसी बढ़त बनाए हुए हैं। आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार ईरान में 59 मिलियन मतदाताओं में से 28 मिलियन मतदाताओं ने वोट किया, जिसमें से राइसी को अब तक 17.8 मिलियन वोट मिले हैं। वहीं राइसी की प्रतिद्वंदी केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर अब्दुल नासिर हेमाती ने उनको बधाई दी है। हेमाती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के नेतृत्व में राइसी का प्रशासन इस्लामिक गणराज्य को गौरवान्वित करेगा और देश की भलाई और कल्याण सुनिश्चित करेगा। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो देशों के सैनिक वापस लौट रहे हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सहमति बनी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक साल्विन ने बताया कि तुर्की ने अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अमेरिका का सहयोग मांगा, तो बाइडेन ने कहा कि वो उन्हें हर मदद देने के लिए तैयार हैं। बता दें वहीं दूसरी ओर तालिबान काबुल एयरपोर्ट पर किसी दूसरे देश की सुरक्षा तैनाती को लेकर चेतावनी दे चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।